जय हिंद बच्चों। क्लास 11th के चैप्टर 12 में आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। समावयवता जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो जो होते हैं कंपाउंड के वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। या यूँ कहें कि अणु सूत्र समान है किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन यौगिकों को हम समावयवी यौगिक कहते हैं या आइसोमर्स कहते हैं। समावयवता यानी आइसोमेरिज्म और समावयवी यानी कि आइसोमर्स। आइसोमर्स को कहते हैं समावयवी। तो ये जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बाद भी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने का जो गुण होता है वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आइसोमेरिज्म या समावयवता कितने प्रकार की होती है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों हिंदी में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कहते हैं संरचनात्मक समावयवता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स त्रिविम समावयवता। अब ये जो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म। इसके अलावा भी और रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती है, टॉटोमेरिज्म होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है जो त्रिविम समावयवता की। तो ज़्यादा तो आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश नाम भी मालूम होना चाहिए और हिंदी में मालूम होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में इंग्लिश शब्द का यूज़ हो जाता है, इसलिए हमें टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी याद होनी चाहिए, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको बताती हूँ। चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म इसे कहते हैं स्थिति समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता और मध्यावयवता। अब हम एक एक करके एक एक आइसोमेरिज्म को डिटेल में देखते हैं और बाद में सबका मिला जुला भी फॉर्म देखेंगे। तो हम यहाँ देखें सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। इस कार्बन स्केलेटन किसको कहते हैं, ये जो है कार्बन 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 का ये जो केवल बिना हाइड्रोजन लगाए जो हमने स्ट्रक्चर बना के रखे हैं ये कहलाता स्केलेटन। यहाँ देखिए ये 5 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसको कि हम पेंटेन कहते हैं। तो इसमें ये पांचों कार्बन सीधी चेन में जुड़े हुए हैं, ये 5 कार्बन 4 तो सीधी चेन में है और 5वां कार्बन इसमें ब्रांच में है और इसमें ये 5 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पेंटेन 3 अलग अलग प्रकार के बने। जब सीधी चेन में होता है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड। ये ब्यूटेन भी हो सकता था, ये 5 कार्बन का इसलिए पेंटेन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन लगा है, नॉर्मल पेंटेन। अब इसमें इन तीनों जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये दूसरा वाला जो टी शेप का दिख रहा है हमको, यानी एक ब्रांच है, इसमें एक ग्रुप साइड ब्रांच में होता है। ये देखिए 4 कार्बन सीधी में है और मान लो एक ये साइड में है। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है कि पूरी सीधी ब्रांच जो है उसमें एक साइड ब्रांच निकली हुई है, तो ये स्ट्रक्चर आइसो कहलाता है। ये आइसो के बाद में 5 कार्बन है तो पेंटेन 6 होता है, तो हेक्सेन वगैरह और भी हो सकता है। और जब स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है तो इसको, ये जब इस तरह से प्लस के फॉर्म में हो रहा है तो इसको नियो फॉर्म बोलते हैं। एक अभी आगे आने पर हमें और भी दिखाई देंगे नियो। तो आइसो ही लिखते हैं, नियो को केवल एन लिखते हैं।
नियोपेंटेन या एन पेंटेन भी लिख सकते थे हम इसको। और अब इसमें देखिए हाइड्रोजन आप कंप्लीट करके देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए सब जगह। तो ये एक तो थी, 3 और 1 4, 2 2 4 2 4 2 4 और लास्ट वाले में फिर 3। तो कितने हो गए? 3 3 6 2 8 2 10 2 12 C5H12। इसको देखिए आप, ये है H3 H2 H, इसमें 3 वैलेंसी एक ही लगेगा, ये H3 और यहाँ पे 3। देखिए 3 3 6 3 3 9 10 11 और 1 12, इसमें भी C5H12 हो रहा है। इसमें देखिए हम CH3 इसकी एक थी तो 3 और जोड़ी, एक थी 3 और जोड़ी 4, ये 3 और जोड़े, इसकी तो चारों कार्बन, चारों वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए इस पे कोई H नहीं जुड़ेगा। तो ये हो गया C5H12। यानी तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इसका कार्बन स्केलेटन जो था वो बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए इसे कहते हैं चेन आइसोमेरम। इसकी चेन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसको कहा हमने चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए इससे ब्यूटेन के 2 फॉर्म बनते थे ये, एक तो ये इस तरह से अगर 4 कार्बन होते तो इसको कहते हैं हम नॉर्मल ब्यूटेन, और ये इस तरह से टी शेप का बनता है यदि 4 कार्बन, तो इसको कहते हैं हम आइसो ब्यूटेन। तो ये हो गया हमारे पास ये चेन आइसोमेरिज्म का ये उदाहरण हमने देख लिए, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, इस तरह से। अब इसमें कार्बन्स को पहचानने के लिए भी आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो कार्बन अपने आसपास से केवल एक कार्बन से जुड़ा है उसको फर्स्ट डिग्री का कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं, जो आजू बाजू से 2 कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी। तो इसमें आप देखिए कितने प्राइमरी कार्बन है और कितने सेकेंडरी, यदि नियो स्ट्रक्चर में देखें हम तो यहाँ देखिए ये और ये चारों कार्बन तो सेम है, प्राइमरी है, लेकिन ये बीच का कार्बन जो है ये आसपास से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 4 डिग्री का कार्बन है, मीन्स इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। और यहाँ देखिए ये बीच के जो 3 कार्बन है ये सब सेकेंडरी है, क्योंकि आसपास से 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बाहर के जो कार्बन है ये दोनों प्राइमरी कार्बन होंगे, यानी ये फर्स्ट डिग्री का कार्बन है, ये भी फर्स्ट डिग्री का है, और ये तीनों सेकेंड डिग्री के कार्बन है। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड डिग्री का ये है, देखिए ये वाला कार्बन जो है ये अपने आसपास 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको थर्ड डिग्री का कार्बन कहते हैं। अब ये देखिए एक आइसोमेरिज्म में एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी होती है, और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में भी चेन आइसोमेरिज्म हमें मिल सकती है। तो जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारे सामने C4H8, तो इसमें हम यदि देखें कि इसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे, तो इस डबल बॉन्ड की काउंटिंग के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, कार्बन माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1। तो इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मान लो कि ये यहाँ पर कितने हैं, 4 है ना, कार्बन हमारे पास 4 है, माइनस H/2 है ना, 8/2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो भी प्लस 1, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4 - 4 + 1, यानी यहाँ पे केवल एक डबल बॉन्ड है इस वाले कंपाउंड में। तो C4H8 को हम इस तरह से, इसका स्केलेटन लिखा हमने, 4 कार्बन और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, तो एक तो ये लिखा जा सकता है, या इसकी चेन को हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि 3 कार्बन्स तो ये हैं और चौथा यूं रहेगा। तो अब हम डबल बॉन्ड यहाँ लगाए, यहाँ तीनों कंडीशन सेम है तो हमने यहाँ लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रो 1 इन, 2 मेथिल प्रो 1 इन।
तो ये एक आइसोमर बन गया। इसमें भी देखिए आप H कंप्लीट करके, ये भी C4H8 ही होगा। इस पे 3, ये तो 3 और 1 4 कंप्लीट है। इस पे 2 और इस पे भी 3, 3 और 3 6 और 2 8, तो C4H8 हो गया। C4H8 में डबल बॉन्ड एक होता है। इसके अलावा इसमें एक डबल बॉन्ड यानी कि साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकता है। तो इसका इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड यू बन सकता है, ये देखिए। तो इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कि ये चेन में भी हो सकता है और रिंग में भी हो सकता है। अब देखिए इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, बस हर कॉर्नर पे CH2 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 और CH2, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। 2 ये है और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, हर की 4 वैलेंसी पूरी है प्रत्येक कार्बन की। तो ये साइक्लो ब्यूटेन है। इसमें इन नहीं है, ये इसमें डबल बॉन्ड नहीं है बल्कि डबल बॉन्ड रिंग में है। इसी तरह से एक रिंग इसकी 3 कार्बन की भी बन सकती थी। ये देखिए, ये CH2 CH2, यहाँ पे CH3, 3 2 5 2 6 7 और 1 8, ये हो गया C4H8 इस टाइप से। तो इसको बोल दिया हमने 1 मैथिल साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से ये कहलाई है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो C4H8 के और भी कोई आइसोमर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल हमने ये 4 प्रकार के आइसोमर देखे। अब हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, या जिसको कहते हैं स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन में अंतर होता है। चेन तो समान होगी लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर है। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर C4H8 का एग्जाम्पल देखा था, उसमें 4 कार्बन और फिर एक 3 करा था, वो चेन आइसोमेरिज्म थी। लेकिन यहाँ देखिए 4 कार्बन की ये चेन तो है, लेकिन 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 1 2 वाले डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन, और 2 3 वाले डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ब्यूट 2 इन। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर है, चेन वैसी है लेकिन पोजीशन में अंतर है। ये पहचानना आना चाहिए कि ये कैसा वाला आइसोमेरिज्म है। तो ये जो है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर है, इसलिए इसको बोला पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से यहाँ देखिए C3H7OH, ये अल्कोहलिक ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। तो हमने 3 कार्बन की ये चेन बनाई, इसमें OH को बिल्कुल लास्ट कार्बन में यानी प्राइमरी कार्बन पे जोड़ा है, और अब एक और बनाते हैं हम, ये नीचे बना के रखा है यहाँ पे 1 2 3, तो बीच वाले कार्बन पे OH जोड़ दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाले इसका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, सॉरी ऑल। देखिए इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए लिखना, हिंदी में भी आना चाहिए। प्रोपेन 2 ऑल ये है, यदि 2 नंबर पे OH है तो इसे कहा प्रोपेन 2 ऑल। 2 और ऑल के बीच में आपको क्या लगाना होगा, हाइफेन। ये चीज भूलना मत, ये गलती हो ना नंबर कटते हैं, ठीक है। अब ये है C4H6, एक और एग्जाम्पल है। ये अल्कोहल का, इसको प्राइमरी अल्कोहल भी बोलेंगे, और यहाँ सेकेंडरी कार्बन पे OH जुड़ा है ना, इसलिए इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, और इसको प्राइमरी कार्बन पे OH जुड़ा है, प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। प्रोपेनॉल भी बोल सकते थे इसको, और ये प्रोपेनॉल सामान्य नाम होता है, और प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो इसमें OH ग्रुप की पोजीशन में अंतर है, इसमें 1 नंबर कार्बन पे, इसमें 2 नंबर पे, इसलिए इसे बोला पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये C4H6, ठीक है।
C4H6। तो इसमें हम यदि काउंट करें कि 4 कार्बन है और 6/2 Na3, 4 में से 3 गई तो 1 बची और 1+1 करा हमने, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं इसके अंदर, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड एक होगा इसमें C4H6 में। तो 4 कार्बन हमने फैलाया, स्केलेटन लिखा और एक जगह कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड, एक बार यहाँ लगा के देखा, एक बार इस जगह पे लगाया, यानी 1-2 के बीच में लगाया था और एक बार हमने 3-4 के बीच में है। नंबरिंग कर देते हैं हम इसकी, 1, 2, 3 और 4, और H भी जोड़ देते हैं, 3, इसमें 2, इसमें पूरे हो गए और इसमें केवल एक जुड़ेगा। तो कितने हो गए, 3, 2, 5 और 1, 6। ये हो गया C4H6। इसको देखें जरा हम, 3, इसमें कुछ नहीं लगेगा, इसमें भी कुछ नहीं लगेगा, इसमें 3। तो ये हो गया C4H6। अब इसमें 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 1 आइन हो गया, और इसमें 1, 2, 3, 4। तो 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर आ रहा है, इसलिए इसको हमने कहा पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता। बच्चों आपको दोनों लैंग्वेजेस में याद होना चाहिए। हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स का नॉलेज हो जाता है। अब हम आगे देखें, C6H5O3N, ये एक और नया कंपाउंड है। C6H5 मीन्स फेनिल रिंग है, ये बेंजीन रिंग, और OH और NO2 और OH, ये 2 ग्रुप्स हैं। तो यदि ये ग्रुप्स 1-2 पोजीशन पे हैं तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल कहलाएगा। यदि ये 1-3 पोजीशन पे हैं तो ये मेटा नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा, और ये 1-4 पोजीशन पे है तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा। तो ये भी एक पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही एग्जाम्पल है, नाइट्रोफिनॉल आर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बच्चों अगले भाग में हम देखेंगे आगे क्रियात्मक समूह समावयवता क्या होती है। बच्चों इसके पूर्व हमने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को देखा था। अब इस भाग में हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या जिसे कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये होती कि इसमें जो कंपाउंड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, मगर उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ही अलग हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक एग्जांपल है, इसमें ये कीटोन ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये, और इसमें जो ग्रुप है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए CHO और ये CO। तो ये कीटोन ग्रुप है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसको बोला प्रोपेनॉल, इसको प्रोपेनल। IUPAC नाम तो हम पहले ही जान चुके हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होती है, इनके लगभग जैसे एल्डिहाइड और कीटोन आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन सकते हैं। ये C3H6O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मान लो हमको दिया है, इसके फंक्शनल आइसोमर्स हमको बनाना है। तो C3H6O हम बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, मान लो हमको ये फार्मूला दे दिया और कहा कि इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाइए, तो ये देखिए C3 को हम इस तरह से पहले ये लिख लिया हमने। ठीक है, इसमें O है, मीन्स एक कोई सा भी ऑक्सीजन वाला ग्रुप होगा। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड, एक बार इससे जोड़ी और एक बार इसको जोड़ा हमने कॉर्नर वाले पे जोड़ दिया, बाकी दोनों इस पे जोड़ेंगे तो सेम बात आएगी। अब H पूरे कर लें हम, देखिए ये H3 और इसकी तो हो गई पूरी 4 वैलेंसी। इसमें H पूरे करें, इसमें 2 आएगा और इसमें एक H और लगेगा, CHO। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बन गया CHO, है ना।
और ये बन गया कीटोन CH3COCH3। इसको नाम दिया प्रोपेनोन और इसको प्रोपेनल। एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। तो इसी तरह से ये क्रियात्मक समूह दोनों में अलग अलग हो गए। अब मान लो आपको एग्जाम्पल दिया C2H6O, तो इसमें जो ऑक्सीजन है ये अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और ईथर भी आपस में एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये देखिए C2H6OH, C2H5OH और इसको हमने CH3OCH3, इसको जोड़ो आप, C2H6O होगा और ये, तो ये अल्कोहल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हुआ? आपको मालूम है IUPAC नाम, इसको क्या बोलते हैं? 2 कार्बन है इसलिए ईथेन 1 ऑल या इथेनॉल भी बोल सकते हैं। और इसको छोटा क्या, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप है इसलिए मेथॉक्सी, और ये भी मेथिल है इसलिए मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। ये 2 आइसोमर है, ये ईथर के प्रॉपर्टीज रखता है और ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। अगला कंपाउंड देखें हम, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी आपस में क्रियात्मक समूह समावयवता रखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है C2H4O2। जब भी O2 आएगा हमारे अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में O2 है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर होगा, क्योंकि उसमें 2 O रहते हैं। यदि सिंगल O होता है तो या तो वो अल्कोहल ईथर हो सकता था या एल्डिहाइड कीटोन हो सकता था। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2, तो हम C2 है तो CH3, एक COOH लगाया तो बचा C2, ये 2 कार्बन हो गए, 3 और 1 4 H हो गए और 2 O हो गए। अब यहाँ देखिए, ये तो था हमारा एथेनोइक एसिड। मान लो ये इस टाइप से होता, ये H इधर हो जाता और CH3 इधर हो जाता। तो अब देखो ये क्या बन गया, पहले मैथिल ग्रुप को पढ़ा हमने, ये एस्टर बन गया। यहाँ H की जगह पे यदि एल्किल ग्रुप आ जाता है तो ये एस्टर बन जाता है। तो ये है एस्टर HCOOCH3, मैथिल फॉर्मेट। अब अगला देखिए कंपाउंड नाइट्रो एल्केन्स और एल्किल नाइट्राइल्स, ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र समान होता है, C2H5NO2। ये देखिए C2H5 को हमने लिखा CH3CH2NO2 और NO2 को यूं लिखा ONO। तो ये नाइट्रो समूह है और ये नाइट्राइट समूह है। तो इसको पढ़ेंगे हम नाइट्रो ईथेन, इसको क्या बोलेंगे नाम हम? नाइट्रो ईथेन। ईथेन इसलिए क्योंकि इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं, और इसको बोलेंगे एथिल नाइट्राइट। ये हमने नोमेनक्लेचर के समय देखा था कि ONO होता है तो उसको नाइट्राइट बोलते हैं और एल्किल नाइट्राइट होता है। अब देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं वो भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रखते हैं। जैसे कि ये है, इसको CN होता है तो नाइट्राइल पढ़ते हैं और NC होता है तो आइसोनाइट्राइल। इनके इसमें ट्रिपल बॉन्ड CN में इस तरह से होता है, हम पहले भी देख चुके हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, और NC में होता है N और C के बीच में डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट लिंकेज होता है। तो ये तो पहले भी देख चुके हैं हम। तो इसका नाम हो गया हमारे पास, इसमें ईथेन क्यों लिखा हमने, देखिए इसको 1 और 1 2, ये CN का 1 कार्बन भी काउंट हुआ इसमें, तो इसलिए 2 कार्बन हो गए, तो ईथेन नाइट्राइड लिखा। ये बहुत यानी कि अच्छी चीज़ है, इसमें गलती कर सकते हैं हम लोग, जैसे ईथेन नाइट्राइल तो हमने लिख दिया 2 कार्बन है। अब यहाँ 2 कार्बन मत जोड़िए, यहाँ पे ये आइसोनाइट्राइल में ये कार्बन नहीं जुड़ेगा, ये NC में, N से शुरू हो रहा है ये ग्रुप, इसलिए इसमें नहीं जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन आइसोनाइट्राइल। तो बच्चों इस तरह से ये हमने देखी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है।
ये हमारे सामने है अगला जो आइसोमेरिज्म है, फोर्थ टाइप का। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ रहा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावयवता, मध्यावयवता यानी इसमें जो सेंटर का जो ग्रुप होता है उसके आसपास दो एल्किल ग्रुप होते हैं। तो ऐसे दो ग्रुप्स हमने देखे हैं और भी। ये देखिए ROR-, ये क्या है, याद आया आपको? इसको कहा था हमने ईथर। RCOR-, इसको हमने क्या कहा था? कीटोन। और इसी तरह से RNHR-, ये एमिनो ग्रुप था और सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। और ये RSR-, इसको याद आ रहा है आपको? थायो ईथर कहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मध्यावयवता में क्या होता है कि बीच का ग्रुप तो सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन उसके आसपास के एल्किल ग्रुप्स में अंतर आ जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ CH3OC3H7, तो इसको नाम दिया मिथॉक्सी प्रोपेन, ये आप जानते हैं, है ना। लेकिन मान लो कि कार्बन तो इसमें 3 और 1 4 है, ये C4H10 है, तो हम कार्बन को इधर 2 कर दें और इधर भी 2 कर दें, तो फिर ये C2H5O C2H5 हो जाएगा। तो ये जो है ग्रुप, इसको इथर, इस ईथर को क्या नाम देंगे हम? इथॉक्सी इथेन। ये था मिथॉक्सी प्रोपेन, ये इथॉक्सी इथेन। पर इसको पूरे को जोड़ो आप तो पूरा C4H10O ही मिलेगा। इसी तरह से आप ये देखिए, इसमें कीटोन भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। और ये एमीन्स को देखिए, C2H5NH C2H5, तो इसको N एथिल इथेनामीन, यानी एक तरफ का एथिल ग्रुप है N एथिल और बाकी बचे हुए भाग को बोलते हैं इथेनामीन, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। और इसमें देखिए N मैथिल और ये प्रोपेनेमीन कहलाएगा। N से मैथिल ग्रुप जुड़ा है, N से एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बचा हुआ एथेनेमीन प्रोपेनेमीन कहलाएगा।